इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है जिसका पावर P है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही हैं और जो कि सोर्स है इसका पावर अगर हम कह दें P है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था टार्च का, और किसी सरफेस पे जिसका एरिया है A, ये एरिया है, किसी सरफेस पे ये फॉल हो रही हैं और लाइट जो होंगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन पार्टिकल, हर एक पार्टिकल को हम कहेंगे फोटॉन। फोटॉन का हमने मोमेंटम लिखना बताया था। क्या बताया था बेटा? मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या बताया था? बोलो। h बाई लैम्डा या एनर्जी बाई C, इसी को कह सकते हैं एनर्जी बाई C, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो h बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन मोमेंटम ऑफ फोटॉन, तो ये हमने लिखा था। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या बताया था? एनर्जी ऑफ फोटॉन hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है। hc बाई लैम्डा, इसको हमने कहा था कि अगर hc अपॉन e लैम्डा इन मीटर, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, और hc बाई ये सब की वैल्यू रखा था तो कितना आया था बेटा? 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। लैम्डा नैनोमीटर में रखेंगे, कहीं कहीं पे इसको कैलकुलेशन के लिए 1240 लिख सकते हो अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा डायरेक्ट एनर्जी। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन नैनोमीटर में रख के 1240 को डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादातर एनर्जी हमें कैलकुलेट करना होता। ठीक है बेटा, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आ जाएगा। अब अगर हमने बताया था कि वेव फॉर मैटर वेव, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर मैटर वेव रिवाइज कर दे रहे हैं बेटा। मैटर वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हम लोगों ने लिखा था लैम्डा की वैल्यू क्या लिखा था? h अपॉन पी मोमेंटम, h अपॉन पी लिखेंगे m इंटू वी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि या हम कह दें कि इसका जो है जो लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी, और इसी को हमने एम बी को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट किया था 2 टाइम्स मास ऑफ दैट फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें तो मैटर वेव के लिए इन जनरल लिख रहे हैं 2m इंटू के काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ आएगा, कहीं पे रेशियो लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी मैटर है अगर इस ट्रेवल कर रहा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं h अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू v काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो लैम्डा हम यहाँ से कह सकते हैं, कितना बताया था बेटा? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी √150 बाई v इन वोल्ट, तो यह आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? वो ये बात यहाँ तक बताया था, और ये 12.24 ऐसे कुछ लिखा हुआ है √v ये लिखा था, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो 12th बोर्ड वगैरह पे इस पे एक क्वेश्चन रहेगा, लैम्डा कोई भी 2 मैटर वेव दे दिया जाए, उसका वेव रेशियो पूछा जाए, कुछ भी किया जाए, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फार्मूला, कैलकुलेशन टाइम बचेगा। मिटाएं बेटा इसको। अब देखो यहाँ पे
ये बात हम लोग डिस्कस किए थे बेटा। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर की बात किए थे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बता दिया था फॉर मोनोटॉमिक वेवलेंथ, जब काइनेटिक एनर्जी फॉर गैसेस मोनोटॉमिक, अगर हम कहें मोनो एटॉमिक तो हमने लैम्डा लिख दिया था H/√3m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इंटू R kT, K is Boltzmann constant into T is absolute temperature. M is mass of each molecule. ये बात बताया था फॉर मोनोटॉमिक और इसी को हमने लिखने का तरीका बताया था बेटा 25.6 अपॉन √m√T। तो लैम्डा को लिख सकते हैं, इसी को हमने बताया था लैम्डा इज 25.6 अपॉन √m√T फॉर मोनोटॉमिक। ये 3 होगा, डायटॉमिक के लिए यहाँ 5 होगा, पॉलीटॉमिक के लिए 6 होगा 3 की जगह पे। तो ये हो गया, ये एंगस्ट्रॉम में होगा। m इज मॉलिक्यूलर मास, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेटा, ठीक है। अब फॉर मोनोटॉमिक हमने लैम्डा ये लिखा, फॉर डायटॉमिक जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो लैम्डा हो जाएगा ये बेटा, ये जो 25.6 है यहाँ पे ध्यान देना, तो √3 डिनोमिनेटर में था ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा, तो √3/√5 से मल्टीप्लाई कर दे। समझ पा रहे हो हमारी बात को बेटा? इंटू 25.6 सब कुछ वही रख दो, m√T एंगस्ट्रॉम। पॉलीएटॉमिक क्योंकि बहुत टाइम बचेगा अगर ये तुम्हें पता रहेगा, और जहाँ आप क्वेश्चन करोगे थोड़ा प्रैक्टिस, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/√6, √3/√6 25.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू √T। ये √3/6 को लिख सकते हो बेटा 1/√2 इंटू 25.6 अपॉन √m√T एंगस्ट्रॉम। तो ये पॉलीटॉमिक के लिए आ जाएगा। इस स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो रिवीजन के लिए, शॉर्ट फॉर्म में ये पूरा वो लिख लोगे, या ये तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं। मिटाएं बेटा? आज अभी ये तो चलो रिवाइज कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन रहता है, एक अभी जो बताएंगे कहानी, बस स्टोरी एकदम बिल्कुल समझ के ध्यान से करना। एक क्वेश्चन इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम कुछ भी रहे एकदम आसान होता है, ये कहा जाता है कि एकदम स्कोरिंग है और मॉडर्न फिजिक्स छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हम यहाँ पे P, इसको कह दें टॉर्च, और इसका पावर है P को हम दिखाते हैं पावर। कहीं कहीं पे बेटा W भी लिखा रहता है, तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, या इसको कह देंगे वाट। तो W को भी कह सकते हैं, दैट इज़ पावर। कहीं कहीं P लिखा होता है W की जगह पे भी, तो ये भी यूनिट हुआ जूल पर सेकेंड या वाट। तो अगर ये P इसका पावर है, तो 1 सेकेंड में, ध्यान देना, अब ये हम फिर से डिराइव नहीं करें, 1 सेकेंड बस ब्रीफ में बता दे रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने फोटान क्रॉस करेंगे। तो P जूल पर सेकेंड, किसी भी सेक्शन से P जूल पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है, P जूल पर सेकेंड। और एक फोटान की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटान, वो hc/λ इज एनर्जी ऑफ ईच फोटान
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन ई है। तो हम यहाँ पे बेटा कह देंगे कि एच सी बाई लैम्डा, तो एक सेकंड में कितना फोटोन क्रॉस कर रहा है किसी भी सेक्शन पे, या एक सेकंड में कितना फोटोन फॉल हो रहा है इस सरफेस पे, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन सरफेस, फॉलिंग ऑन सरफेस पर सेकेंड, फॉलिंग ऑन सरफेस पर सेकेंड और क्रॉसिंग एरिया ऑफ सेक्शन 1 डैश, इसको 1 कह दें, इसको 1 डैश कह दें, इज इक्वल टू पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा। तो हम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये कह देंगे। ठीक है बेटा, बोलो बेटा। हम कह दें एक इतने फोटोन एक सेकंड में इस पे फॉल हो रहे हैं और एक सेकंड में मोमेंटम कितना फॉल हो रहा है, तो हम नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो, नंबर ऑफ फोटोन जो फॉल हो रहा है इनटू मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। हर एक फोटोन का जो मोमेंटम होगा, एक मान लो 100 फोटोन एक सेकंड में फॉल हो रहे हैं इस सरफेस पे, तो पर सेकंड फॉल मोमेंटम फॉलिंग, तो मोमेंटम फॉलिंग तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इनटू मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें बाई मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन फॉलिंग या क्रॉसिंग, जैसे कि हमने ऊपर लिखा पर सेकेंड इज इक्वल टू पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा इंटू एच बाई लैम्डा। तो ये बेटा एच कैंसिल हो गया, लैम्डा लैम्डा पी बाई सी। अब देखो, अगर ये सरफेस बेटा सरफेस अगर हम कहें परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, if case 1, if surface is perfectly absorbing, तो इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक सेकेंड में इतना मोमेंटम फॉल हुआ और फाइनल हो गया 0, तो एक सेकेंड में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो P बाई सी होगा। फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल है P बाई सी, तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम कितना लगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम 1 सेकेंड, तो फाइनल हो गया 0। तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स F। देखो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा डी फाइनल 0 है, इनिशियल है P बाई सी अपॉन 1 सेकेंड, तो माइनस P बाई सी। किसका मोमेंटम चेंज हम लोगों ने लिखा है 1 सेकेंड में, फोटॉन का। फाइनल 0 किसका हो गया, फोटॉन का। इनिशियल P बाई सी किसका था, फोटॉन का। तो फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम आया तो निगेटिव आया, इसका मतलब फोर्स जो फोटॉन पे लगेगा वो किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड पे। ये जो सरफेस होगा फोटॉन पे फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड, और फोटॉन सरफेस पे कितना लगाएगा, फोर्स exerted by photon on surface is equal to P by C। यहाँ पे हम कहें राइट वर्ड, यहाँ पे लेफ्ट वर्ड। तो इसका मतलब अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, एक बात देख लो बेटा, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये बार बार यूज होगा और डायरेक्ट फार्मूला हमें रखना हुआ, डिराइव नहीं करना हो। तो हम समझाने के लिए मैं 2 बार कर दिया कि जिससे अच्छे से क्लियर हो, वीडियो भी रहेगा, इसकी एक बार कहानी देखोगे, कुछ नहीं है। आज भी बता रहा हूँ 70-80% एज्यूम्सन पे बोहर मॉडल पूरा एज्यूम्सन पे बेस्ड है। पहले 5 एज्यूम्सन लेकर के फिर बात आगे बढ़ती है। तो इसमें कुछ भी कोई एग्जामिनर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उन्होंने ड्राइव किया, जो उनका एक्सप्रेशन आया, उसमें सब वही रिजल्ट यूज होता है पूरे मॉडर्न फिजिक्स में।
तो इसलिए ये स्कोरिंग इसको कहा जाता है, स्कोरिंग। इसमें कुछ भी कहानी भले लंबी चौड़ी कुछ भी बना करके लिख दें कि बच्चे डर जाएं क्वेश्चन पढ़ते ही, लैंग्वेज ही ये सब क्या आ गया, और रहेगा कुछ नहीं। यही जो फार्मूला लिख दे रहे हैं हर जगह पर, जो हर जगह पे कितने भी आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं आप देखो तो वही रहेगा। तो इसको एकदम इंटरेस्ट लेकर बस कहानी की तरह एकदम बिल्कुल 2 बार 3 बार देख लो, बस एक एक फार्मूला मालूम रहेगा, टाइम बचेगा बेटा, वहाँ डेरिवेशन नहीं आएगा। थोड़ा डिराइव इसलिए कर दे रहा हूँ कि स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम में, बोर्ड में तुम लोगों के 12th का मामला है तो वहाँ पे हेल्प होगा, इसलिए डिराइव कर दे रहा हूँ, और समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। बेटा टाइम कम रहे, मुझे मालूम है टाइम कम रहे, तो कम से कम जो क्लास में मैं डिस्कस करूँ हर टॉपिक में उतना एकदम इन कर लो। फिजिक्स में दौड़ेगा, मैं बता रहा हूँ 99 की स्पीड से। फिर क्वेश्चन देखो तो अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहीं से कुछ भी रहेगा, बस जो कहानी बताएं अगर पूरा मालूम है तो क्वेश्चन तो दौड़ा के करोगे। मिटाएं बेटा फिर ऋत्विक। तो इसका आ गया अगर सरफेस, हम कह दें परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है अगर सरफेस, तो इसका मतलब इस पे जो फोर्स आया वो फोर्स आएगा, कहीं से थ्योरी, कुछ कहीं किताब पलटने की नहीं ज़रूरत है, वो हमारा काम है। हम जो बस आपको कंसाइज करके कहानी बता देंगे, उसी में सब कुछ रहेगा। तो बेटा फोर्स आया परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए क्या आया, P/C। एब्जॉर्बिंग सरफेस आया P/C, F, P/C, P इज पावर, C इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर यही परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग रहेगा तो कितना आएगा, हाँ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो ये बेसिकली वो तो हम डिराइव करके रिवाइज कर दी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग तो F की वैल्यू आ जाएगी 2P/C। तीसरा पार्शियली एब्जॉर्बिंग, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, पार्शियली एब्जॉर्बिंग, पार्शियली एब्जॉर्बिंग कह दें, पार्शियली एब्जॉर्बिंग कह दें तब भी बात तो वही आ गई बेटा कि इसका मतलब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं या इसी कह दें पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, तो F की वैल्यू आ जाएगी X%, कहा जाए 20% एब्जॉर्व कर रहा है, तो X% इंटू P/C एब्जॉर्व कर रहा है, प्लस 100 माइनस X%, क्या हो जाएगा, ये हम कह दें 20%, अगर ये 20% हम कह रहे हैं ये एब्जॉर्व कर रहा है, लेट X इज 20% कहा जाए कि एब्जॉर्व कर रहा है, एब्जॉर्बिंग, तो इसका मतलब 20/100 कितना आ गया, 0.2 आ गया ना बेटा, बोलो X% मतलब 20%, तो ये हो जाएगा X/100, 20% मतलब हो गया 0.2, तो इसको हम कह सकते हैं, ध्यान देना, इसको फिर लिख सकते हो 1 माइनस X% इंटू 2P/C, इतना रिफ्लेक्ट होगा, समझ पा रहे हो बेटा, इसका मतलब इतना रिफ्लेक्ट हुआ, ये फोर्स एक्सर्टेड आया, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड। अब यहीं पे हम लिख रहे हैं कि अगर कहा जाए कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा सरफेस पे, उसको हम नाम देंगे रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर P रेडिएशन हमने बताया था, P रेडिएशन हो जाएगा F/A इज इक्वल टू P/AC, इसी P/A को पावर कहेंगे एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन पर यूनिट एरिया, तो यही इंटेंसिटी हो जाएगा, इसी कहेंगे I/C। समझ में आई बात बेटा, तो P रेडिएशन इज इक्वल टू I इज इंटेंसिटी, बस तुम्हें ये लर्न करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड,
इंटेंसिटी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए हम कह देंगे रेडिएशन प्रेशर, पी रेडिएशन डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया, तो ये हो जाएगा 2I/c, बस 2I/c। एक बार बताओ, I/c एक चीज़ और आया था, क्या आया था? इनर्जी डेंसिटी आया था। इनर्जी डेंसिटी कहीं पे भी r डिस्टेंस पे, यहाँ पे कहीं पे भी इनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहें तो वो भी आया था I/c। एनर्जी डेंसिटी जहाँ स्फेरिकल लेकर के डिराइव किया था बेटा, तो एनर्जी डेंसिटी भी आया था I/c। कोई नहीं, अभी आते हैं उस पर। पार्शियली एब्जॉर्बिंग में हम रेडिएशन प्रेशर क्या कह देंगे? थर्ड केस में बेटा रेडिएशन प्रेशर क्या लिखोगे? पी रेडिएशन, यही हो जाएगा डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया, तो x% इंटू I/c, P/A हो जाएगा, प्लस 1 - x% इंटू 2I/c। समझ में आई बात बेटा? बोलो ऋत्विक, समझ में आ रहा बेटा ना? तो ये हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर, तीनों केस हो गया। अब देखो एनर्जी डेंसिटी हमने लिखा था, एक और पॉइंट है, एनर्जी डेंसिटी लिखा था बेटा, वो हमने लिखा था I/c। एनर्जी कहीं पे भी एनर्जी डेंसिटी जो होगा r रेडियस पे लिखा था स्फेरिकल के लिए, तो एनर्जी डेंसिटी जो आया था मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, r रेडियस पे dr थिकनेस है, तो एनर्जी डेंसिटी हमने लिखा था, कहीं पे भी एनर्जी डेंसिटी कहेंगे तो ये वैल्यू आई थी। एनर्जी डेंसिटी मतलब स्मॉल यू, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आया था I/c, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जूल पर मीटर क्यूब। वैसे देखो यूनिट सही आ रहा कि नहीं? ये क्या होगा? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की यूनिट हुई, अपॉन मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हुआ, जूल पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो जूल पर मीटर क्यूब आ गया ना बेटा। कहीं कन्फ्यूजन हो तो यूनिट से भी चेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, हम क्या यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कहें कि यहाँ पे U है, I क्या हो गया इसकी यूनिट? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो इसको क्या कह सकते हो? पर सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जूल पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है। तो अगर हम कहें कि कहीं पे भी इस जगह पे एनर्जी r रेडियस पे हमने डिराइव किया था dr थिकनेस लेकर के, अब कहा जाए r रेडियस पे नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब कितने हैं, तो ये टोटल एनर्जी है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में एनर्जी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? I अपॉन, हाँ E लिख दें, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन से डिवाइड कर दें बेटा। E इज, ये हम कह देंगे नंबर पर मीटर क्यूब। ये एनर्जी थी टोटल, एक की एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ, वेयर E इज hc/λ। तो हम एक फोटॉन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएगा I/EC। समझ में आ गई बात? बस इतना सा पार्ट तुम्हें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और ये इतना मालूम रहना चाहिए। मिटाएं बेटा इसको। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन करने के पहले हम चाह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थ्योरी बता दें, या पहले इसके क्वेश्चन कराएं? बताओ, थ्योरी बता देते हैं। ये थ्योरी एक बार रिवाइज हो गया, फिर से देख लेना। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताते हैं, बाकी क्वेश्चन भी करा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर इसके क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन कराएंगे, दोनों को मिला। मिटाएं इसको बेटा।
इसी में ध्यान दो बेटा। अगर हम कहें कि यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, स्फीयर, और यहाँ पे लाइट बीम मतलब ये हम कहें यहाँ पे ट्रेवल कर रही हैं, लाइट बीम ट्रेवल कर रही है, या हम अगर पावर के टर्म में लिखना चाहें तो इतना ही माने कि जितना इसका ट्रेवल कर रही है, तो जो इसका डायमीटर है, जो इसका डायमीटर रेडियस है आर, स्फीयर है, और ये स्फीयर है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो भी यहाँ से सोर्स लाइट एमिट कर रहा है इसका पावर P है, पावर P। इसको वही कह सकते हैं बेस्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, टार्च कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्विच, तो यहाँ से ये एमिट हो रहा है और स्फीयर पे अगर फॉल हो रहा है तो इस पे पूछा जाए कि कितना जो है फोर्स लगा रहा होगा, या रेडिएशन प्रेशर पूछा जाए। तो बेटा एक बात देखो कि जैसे स्फीयर होगा तो इसको आधे से तो लेना देना है नहीं, जो ये राइट वाला हेमिस्फीयर है, राइट वाला पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इफेक्टिव हो गया कि अगर एक हेमिस्फीयर प्लेस्ड है और यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, तो जो इस पे फॉल होगी वही बात पूरे के लिए हो जाएगा, इधर तो कोई लेना देना नहीं है ना। बोलो, समझ में आ रहा है बात बेटा? अब यहाँ पे देखो, जो हम फोर्स की बात करेंगे, फोर्स, तो ये हिट कर रहा है इस जगह पे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अब मोमेंटम पढ़ चुके हो, इसके परपेंडिकुलर इम्पल्स लगता है। कोई भी पार्टिकल कहीं हिट करता है, ये सरफेस है, कोई पार्टिकल ऐसे जा करके हिट कर रहा है, तो ये सरफेस और ये ड्यूरिंग कोलिजन ये बात होगी। तो इसका कॉमन नॉर्मल तो ये हुआ, इस पर जो फोर्स लगेगा या इम्पल्स लगेगा एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल लगेगा। जब ये कोलाइड कर रहा होगा तो कांटेक्ट में सरफेस के यहाँ पे होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो नॉर्मल ये हुआ, तो इस पर जो फोर्स ये वॉल लगाएगा या इस पे लगाएगा इम्पल्स, तो वो इसके परपेंडिकुलर एलॉन्ग कॉमन नॉर्मल होंगे। ये हमें बताने का मतलब क्या है कि बस तुम क्या करो कि इसका एरिया ले लो। एरिया कौन सा ले लो? इफेक्टिव एरिया। जैसे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर बेटा ध्यान दो, ऐसे हेमिस्फीयर रखो, यहाँ पे हेमिस्फीयर रखो, और उसको हम परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ पे एक हेमिस्फीयर रख करके और एक टार्च ऐसे फॉल कराएं, तो अंधेरा बेटा कितने पार्ट में होगा? पाई आर स्क्वायर। इतनी पार्ट में तो लाइट नहीं जा रही होगी। ऋत्विक समझ पा रहे बेटा? एक स्फीयर रख दिया हमने, स्फीयर रख दिया, और टार्च लाइट बीम पैरेलली जा रही हैं, और यहाँ पे बोर्ड पे ऐसे रखा है, या हम हॉरिजॉन्टल पे रख दें, वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल बीम फॉल कराएं, तो जो अंधेरा होगा जहाँ लाइट नहीं पास हो रही, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसका इफेक्टिव एरिया जो होगा वो बेसिकली यही पाई आर स्क्वायर आएगा, जो हमारे मतलब का होगा। तो इसका मतलब कि कोई भी अगर एक एरिया पाई आर स्क्वायर पे जो ये फॉल हो रहा होगा फोटॉन, और वो एब्जॉर्ब करेगा, तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा वही इस हेमिस्फीयर पे भी लगेगा। तो इस पे हम अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हो जाएगा P अपॉन पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात बेटा? रेडिएशन प्रेशर कह देंगे तो फोर्स अपॉन, तो सॉरी फोर्स हो जाएगा P/C, रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा P अपॉन C इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? रेडिएशन प्रेशर जो होगा, रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो P अपॉन C इंटू पाई आर स्क्वायर। और समझ में आ रही बात बेटा? जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा, बोलो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ये बेटा समझ में आ रही बात सबको? अब मुझे ये बताओ कि इसकी जगह पे अब फोर्स भी बताना है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, और
रेडिएशन प्रेशर भी बताना। मिटाओ इसको। फोर्स भी बताना है और रेडिएशन प्रेशर बताना है। अब बेटा इस स्फीयर की जगह पे अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर रख दें, ध्यान देना, अपने आप बताओ तुम लोग। यहाँ पे सिलेंडर स्फीयर की जगह पे एक हमने सिलेंडर रख दिया और सिलेंडर का हम मान रहे हैं हाइट h मान रहे हैं और इसका रेडियस मान रहे हैं r, और ये लाइट ऐसे फॉल हो रही पैरेलल बीम, इसका पावर p है। बताओ इस पे रेट फोर्स कितना होगा और फोर्स होगा P/C, ठीक है बेटा। और ऋत्विक फोर्स तो यही होगा P/C, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की बात कर रहे हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के लिए, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब बताओ अगर हम कह दें यहाँ पे कि P/C इंट और रेडिएशन प्रेशर क्या कहोगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। देखो बेटा बिल्कुल सही। जानवी ये बेटा ये बिल्कुल सही बात कहा कि इसका जो एरिया होगा ये बेसिकली हमें जो यहाँ पे बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये कोई भी एक हम कहें यहाँ पे सिलेंडर होगा और ये सिलेंडर हम केवल ये बात करें कि हाफ सिलेंडर होगा तो वही बात होगी, क्योंकि राइट हाफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे फॉल हो रहा तो इसका एरिया जो इफेक्टिव एरिया होगा, ध्यान देना बेटा, इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ऐसे रहेगा। तो ये जो एरिया होगा ध्यान देना, तो ये एरिया हो गया 2r और हाइट कितनी हुई h, और इस पे फॉल हो रहा फोटॉन, इफेक्टिव एरिया ये आया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इस पे हम कह देंगे बस रेडिएशन प्रेशर। ये सब कभी पूछा नहीं गया लेकिन ज़रूर पूछा जाएगा, फिर देखो कि हर जगह दिखने लग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, ये कभी नहीं आया इस तरह क्वेश्चन। अब कहाँ मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा? P अपॉन एरिया हो जाएगा 2r इंटू h। तो ये हो जाएगा P अपॉन एरिया कह दें 2r इंटू h इंटू c। बिल्कुल सही बात, समझ गए बेटा? गुड, वेरी गुड। अब ऐसे ही बता दो, इसको मिटाएं। तो कभी ये सब फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद फिर तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा। तो वही बात है, थोड़ा ज़्यादा मालूम रहेगा तो चीज़ें आसान रहती हैं। इतने कॉन्फिडेंटली बैठो कि क्या पूछेंगे। अब यहाँ पे बताओ कि इसी में हम दिखा रहे हैं आपको कोण, ऐसे कोण रखा हुआ है और सब हम परफेक्टली ऑब्जर्विंग के लिए कह रहे हैं। इसका हाइट है h और इसका रेडियस है r। अब बताओ क्या होगा रेडिएशन प्रेशर और फोर्स कोण के लिए? हाँ, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, बिल्कुल सही बात। बोलो बेटा ऋत्विक, क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। इसका बेटा एरिया क्या हुआ इफेक्टिव? पाई r स्क्वायर। तो फोर्स तो हो जाएगा P अपॉन C, रेडिएशन प्रेशर कहेंगे P अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू C। अच्छा, क्लियर बिल्कुल? क्या कुछ भी अब वो नया भी आ जाएगा तो कर दोगे? मिटाएं बेटा?
अब इसी का अगर मान लो कोण को ऐसे रख दिया जाए, रेडियस बेटा इसका ले रहे हैं हम h, r, हाइट ले रहे हैं h। अब वही बात हो गई कि इसका हाफ पार्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जो ये हाफ पार्ट कोण होता तो हाफ पार्ट पे वही बात आती थी। इसका फोर्स लिखें, फोर्स क्या कहोगे, फोर्स इज P/C। वो इसके शेप साइज पे कहाँ डिपेंड कर रहा है एरिया, P/C। रेडिएशन प्रेशर कहेंगे तो इफेक्टिव एरिया कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही बात। यहाँ ट्रायंगल बनेगा, बस यही सब सोचना था और कुछ नहीं। तो आसान है सब, बस यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा बेटा। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अब इसी का हम थोड़ा सा लार्ज बना के तुम्हें दिखा रहे हैं। सब आसान है, देख रहे हो, ऐसे ही करना है बस। तो ये बेटा यहाँ से ये हो जाएगा, इसी का साइड व्यू दिखा दें तो ये हो जाएगा 2r और ये हाइट हो गया h। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इसका आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2r इंटू h अपॉन 2। कितना हो जाएगा, r इंटू h। ठीक है बेटा, 2r इंटू h/2, तो r इंटू h। तो यहाँ पे हम कह देंगे रेडिएशन प्रेशर इसके लिए P रेडिएशन, तो P अपॉन R इंटू एच इंटू सी। R इंटू एच यहाँ से आया 2r इंटू एच अपॉन 2 से। तो ऐसे कुछ भी रहे बता देंगे, हमारा मतलब ये है। तो बेटा कहीं से भी कोई क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, हाँ मिटाएं इसको। अब इसका बेटा नेक्स्ट अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे बात आई है कि लाइट का नेचर या रेडिएशन जो हम कहें उसका नेचर बेटा क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल है, किसने बताया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक, इन्होंने प्रूव किया बेसिकली। और ये पार्टिकल नेचर डी ब्रॉगली ने भी पहले प्रूव करके, और मैटर वेव के लिए हर एक के लिए इन्होंने हाइपोथेसिस बहुत पहले दे दिया था। और ये सब फिर धीरे धीरे प्रूव होता गया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि अगर कोई भी मेटल सरफेस होगा, ध्यान देना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कोई भी मेटल अगर सरफेस है, मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, और ये कहा गया कि अगर कोई भी लाइट फॉल हो रही है, प्रोवाइडेड कि लाइट का जो वेवलेंथ होगा पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम होना चाहिए, या उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट जो फोटॉन कहा गया बेटा, पार्टिकल नेचर वो हो गया hc/लैम्डा। इसी को स्पीड अपॉन वेवलेंथ को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, h इंटू न्यू कह सकते हैं। न्यू इज फ्रीक्वेंसी,
frequency that is given by speed of light upon wavelength। तो फोटान की जो एनर्जी है, कहा गया कि पर्टिकुलर वेवलेंथ से अगर कम वेवलेंथ होगा, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का मतलब, पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ मतलब कि फोटान का पर्टिकुलर एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। वेवलेंथ अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू उससे कम वेवलेंथ की बात करें, इसका मतलब फोटान की एक एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। या फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहें तो कहें फोटान की एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटान होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटान होना चाहिए। या वेवलेंथ के टर्म में कहें तो कहें मैक्सिमम वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, उससे कम वेवलेंथ का अगर फोटान फॉल हो रहे हैं किसी मेटल सरफेस पे, किसी मेटल सरफेस पे फॉल हो रहे हैं, तो ये देखा गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इजेक्ट क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, और इसी को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरे फिनोमेना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ, थोड़ा सा लिख देते हैं एक दो लाइन, इफ हम कहें यहाँ पे इफ लाइट मतलब हो गया फोटॉन, पार्टिकल नेचर, लाइट, या हम फोटॉन की बात करें, falls on metal surface having frequency, falls on metal surface having frequency, metal surface having frequency more than minimum value, more than particular value, more than particular value मतलब उससे ज़्यादा होती, एनर्जी ज़्यादा होगा। या इसी बात को कह दें आर वेवलेंथ स्मॉलर देन पर्टिकुलर वेवलेंथ। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आएंगे, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे भी आएंगे, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे भी हम बात करेंगे और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की भी बात करेंगे। मोर देन पर्टिकुलर, स्मॉलर देन, और वेवलेंथ स्मॉलर देन पर्टिकुलर वेवलेंथ, then electron will be ejected, will be ejected from metal surface, This electron is known as photoelectron. These electrons are known as photoelectron, and effect is known as photoelectric effect, and phenomena is known as photoelectric effect, समझ गए बात बेटा? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का पार्टिकल फॉल होना चाहिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होना चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है मेटल सरफेस में। और इतना केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स कारण ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनका ये कहेंगे पेरेंट न्यूक्लियस, इससे अटैच्ड है, अट्रैक्टेड है। तो अगर इसको यहाँ से डिटैच होना है तो इसको एनर्जी चाहिए होगा ना बेटा। तो एनर्जी कहाँ से आ रहा? फोटॉन से आ रहा। फोटॉन जब हिट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी इतना चाहिए कि ये पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच हो जाए। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच
दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच इट फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहते हैं। उससे ज्यादा एनर्जी रहेगी तो ये डिटैच होने के बाद सरफेस पे आ गया, उससे ज्यादा एनर्जी अगर इसको मिली है तो फिर यहां से स्केप कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। समझ में आ रही बात बेटा? अब आते हैं कहानी पे इसकी। बस कुछ इसमें ऐसे ज़्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी हम फटाफट बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया? देख लो कहीं पे कुछ डाउट कुछ भी अगर लग रहा है तो पूछो, अभी शुरू ही किया है। ठीक है बेटा? देखो अब इसी का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फिर हम बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखो बेटा, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। इसको बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कैथोड, और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जिसको हम कहें बैटरी, यहाँ पे एमीटर, और इसको कह दिया जाए एनोड। यह है कैथोड, इसको कह दें एनोड, ये कैथोड एनोड, और यहाँ पे ईएमएफ लगाया गया, और ये एरो दिखाने मतलब वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, सोर्स वोल्टेज वेरिएबल है, और इसको कह दें V। अब क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे ध्यान देना,
यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे। देखो जो भी यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है कैथोड पे लाइट फॉल हो रही है, तो लाइट फॉल हो रही है तो लाइट का नेचर क्या है? लाइट का नेचर है फोटॉन, पार्टिकल। तो जो फॉल हो रहा है इसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होगा, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। और इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे। और एनोड हम हायर पोटेंशियल से कनेक्ट किए हैं, लोअर पोटेंशियल से नेगेटिव चार्ज। तो जब ये पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की यहाँ पे फोटॉन फॉल होगा, ध्यान देना बेटा, जैसे अभी हमने बताया कि जो मेटल सरफेस है इससे इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे कि जो फोटॉन फॉल हो रहे हैं, ध्यान देना, जो फोटॉन फॉल हो रहे हैं अगर इनकी एनर्जी इतनी एनर्जी है कि ये फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किल में रिवॉल्व कर रहे हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको ये अपनी एनर्जी टोटल दे दें और वो डिटैच हो जाए और सरफेस पे आ जाए, अपने पेरेंट न्यूक्लियस से डिटैच होकर सरफेस पे आ जाए, फिर उसको इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी मिलेगी तभी तो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया गया वर्क फंक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ध्यान से समझना। फाई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू डिटैच फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड by minimum energy required by electron to detach from parent nucleus is known as work function, and wavelength for that particular minimum energy required, तो minimum energy में for that minimum energy particular wavelength will be required, that particular wavelength is known as threshold wavelength for above minimum energy particular wavelength is known as threshold wavelength lambda naught। मतलब क्या हुआ कि जो बेटा जो फोटॉन है hc/λ0, ये इसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन फाई, डिटैच करने में जितनी एनर्जी लग रही है, और इसी को कहेंगे नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या इसी को कह सकते हो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगेन, या इसी को कह दें फॉर एबव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। मतलब अगर अलग अलग डिफिनीशन लिखने का आ गया स्कूल में तो ये लिख करके कहोगे, फॉर दैट ये लिखोगे, फॉर एबव मतलब पहले ही बताओगे, तो फॉर एबव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान से बेटा, इसी को कहेंगे h न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा नॉट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा नॉट कहते हैं, न्यू नॉट कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक की बात। देखो कहीं कुछ डाउट समझने में आ रहा तो बताओ बेटा। यहाँ पे हम कह क्या रहे हैं, ध्यान देना कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा, समझो कहानी को,
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये रिवॉल्व कर रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको अगर यहाँ डिटैच होना है तो डिटैच होने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, जो एनर्जी चाहिए होगा डिटैच होने के लिए पैरेंट न्यूक्लियस से, तो जस्ट डिटैच हो जाए, रेस्ट में रहे, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पैरेंट न्यूक्लियस इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब ये इसको एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगा वर्क फंक्शन कहेंगे उस एनर्जी को। अब क्या हुआ कि जो फोटॉन यहाँ पे जा रहा है और इसका कुछ वेवलेंथ होगा, ये इसे हिट करेगा तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है उसके लिए इसका कुछ वेवलेंथ होगा। तो उसी फाई को हम कह सकते हैं, फाई को कहेंगे hc/λ0। जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके लिए वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, तो इसको कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या इसी को कह सकते हो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, तो उसी को कह सकते हो h/0, दैट इज hc/λ0। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आई बात बेटा? बोलो ऋत्विक, बोलो बेटा, समझ में आया? हाँ। अब ये कहा गया कि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी है, जो फोटॉन फॉल हो रहे हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा एनर्जी इसको मिली, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ एनर्जी लॉस वगैरह नहीं कंसीडर किया जा रहा। तो ये नीचे मिटाएं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, एक बार लिखा करो हर चीज़। जो कहानी बताऊँ वो तो पूरा ही मतलब एकदम समझ लिया करो बस। टाइम मुझे मालूम है, टाइम मैनेजमेंट में स्कूल का भी हो सकता है, ये भी होगा अभी, लेकिन जो क्लास में हो तो वो तो एकदम बिल्कुल समझ लेना अच्छे से। इसको मिटाएं बेटा। अब इसको हम कहेंगे बेटा, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी मिली तो हम कहेंगे जो एनर्जी फॉल हुई, तो इससे ज़्यादा एनर्जी हुई तो डिटैच होकर रेस्ट में नहीं रहेगा, तो फिर ये सरफेस पे, भाई जो इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर सरफेस पे आ गया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज वर्क फंक्शन। उससे ज़्यादा एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिला तो फिर ये सरफेस छोड़ के बेटा काइनेटिक एनर्जी लेके स्केप करेगा ना, भागेगा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हम कहें कि hc/λ है, वेयर लैम्डा इज लेसर देन λ0, इफ लैम्डा इज लेसर देन λ0, मतलब हो गया कि जो फोटॉन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन या मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, लैम्डा कम होने का मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो दैट विल बी, जो एनर्जी फोटॉन की रही, अगर लैम्डा की वैल्यू λ0 से कम है तो जो फोटॉन जाके हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, जो उसके पास एनर्जी है बेटा, जो एनर्जी है उसका एक पार्ट एनर्जी किस में देगा, वर्क फंक्शन में देगा, प्लस बाकी एनर्जी जो होगी, अगर हम कहें, ध्यान देना, कहानी बात ध्यान समझना बेटा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको अगर ये फोटॉन, जो भी फोटॉन फॉल हुआ, टोटल एनर्जी दे दिया इलेक्ट्रॉन को। इफ इलेक्ट्रॉन डजंट कोलाइड टू एनी अदर पार्टिकल, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम कहेंगे कोलिजन इज इलास्टिक। तो हम लेके ही चल रहे हैं ऑब्वियसली, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक बिटवीन एनी पार्टिकल, इलास्टिक बिटवीन ऑल पार्टिकल। तो कहीं एनर्जी लॉस तो होने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि जो फोटॉन फॉल हुआ, इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दिया, तो क्या होगा, डिटैच होने में जो एनर्जी इसने स्पेंड किया, फाई किया, अगर ये कहीं पे कोई एनर्जी लॉस नहीं किया, तो जो भी ये यहाँ सरफेस छोड़ेगा, मेटल सरफेस जो छोड़ेगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी। क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम।
इसलिए मैक्सिमम कहा गया, ध्यान देना बेटा, इसलिए कहा गया कि ये मान लो फोटॉन इससे अपनी एनर्जी टोटल दे दिया, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरी एनर्जी ले लिया और जब वो डिटैच हो रहा है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गया तो कुछ एनर्जी अपनी दे दिया। इसका मतलब जो बची एनर्जी से जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा वो ये होगा कि फोटॉन से टोटल एनर्जी लिया, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी डिटैच होने में जो एनर्जी लगी खर्च किया, बाकी एनर्जी के साथ एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ये निकल गया। बाकी इसलिए मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया। बाकी इलेक्ट्रॉन और भी जाएंगे लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो, क्योंकि हो सकता है कि जब वो निकल रहे हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किए, तीसरे से किए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो निकल ही नहीं पाए जबकि उनके पास एनर्जी थी, कोलिजन में दे दिए। कोलिजन दे दिया मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को, फोटॉन ने 30 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, ये जो निकल रहा था ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दिया सच दैट कि वो अपना केवल वर्क फंक्शन के बराबर रहा, तो डिटैच होके वहीं पे रह गया और ये अपनी एनर्जी भी खो दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। समझ पा रहे हो बेटा? इसलिए इसको कहते हैं Hc बाई लैम्डा, Hc बाई लैम्डा इज Hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये किसके लिए बात की जा रही है? ये फोटॉन की एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहा गया? फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, या इसी को लिखते हैं एच न्यू, फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हो। ये बेटा समझ में आ रहा अच्छे से सबको? ऋत्विक बेटा बोलो। इसको कहते हैं, इसको किसने प्रपोज किया ये इक्वेशन को? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को नाम दिया जाता है, इसी कहते हैं आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी को नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा? समझ में आई बात बेटा? यहां तक स्क्रीनशॉट लो। मिटाएं। देखो बेटा, अब यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? ये हम कह रहे हैं कि अगर मान लो कमीटर की रीडिंग और ये वोल्टेज, इसमें ग्राफ ड्रा करें। ध्यान समझना बेटा, इसमें हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन अगर राइटवर्ड जाएंगे कैथोड से एनोड तो करंट किधर फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ना बेटा? हाँ। अब देखो करंट वर्सेस
करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, इसको वोल्ट में कहते हैं। करंट हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। अब एक बात, हमारी बात ध्यान समझना, सब पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, कुछ नहीं है। ये बेटा फोटॉन फॉल हुआ और इसका फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, और इसका वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इनकी डेंसिटी बढ़ेगी। अगर वोल्टेज हम कहते हैं जीरो है, ध्यान देना बेटा, ध्यान समझो कहानी। अगर वोल्टेज हम कहें जीरो है, वोल्टेज जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जीरो हमने कर रखा है। तब भी क्या होगा कि ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत से फोटॉन फॉल हो रहे हैं, तो बहुत से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। और जब यहाँ हाई डेंस हो जाएगा, निगेटिव चार्ज है, तो रिपल करेंगे, कुछ एक एनोड पे पहुँचने लग जाएंगे। एनोड पे पहुँचेंगे, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो है। समझ पा रहे हो बेटा ऋत्विक? अब क्या होगा, करंट तब भी यहाँ पे फ्लो करेगा, मतलब जीरो नहीं हुआ। तो जब वोल्टेज जीरो है तब भी करंट यहाँ पे है। अब देखो आगे कहानी, करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम क्या कह रहे हैं कि करंट, अगर हम इसको इंक्रीज करना शुरू करें, वी वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करें, वी इज इंक्रीजिंग, तो एनोड पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पे हुआ, कैथोड लोअर पोटेंशियल पे हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सब पढ़ चुके हो, ध्यान देना, छोटी सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इसमें लाइन रहेंगी। नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स किधर लगता? लेफ्टवर्ड लगता। क्यों? ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे फोर्स किधर लगेगा? राइटवर्ड लगेगा ना बेटा। तो इस पे फोर्स लगा राइटवर्ड लगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन थे, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे। जैसे वोल्टेज की वैल्यू थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ाना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू किए इस एनोड पे पहुंचने वाले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है राइटवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड विल इंक्रीज। तो किसी सेक्शन से बेटा ध्यान देना, किसी सेक्शन से जब एनोड पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, dq/dt। एक सेकंड में कितना पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, या इस डायरेक्शन में निगेटिव फ्लो कर रहा है, -dq/dt। समझ पा रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर हो रहा है? निगेटिव में। समझ में आ रही बात? बोलो बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे फ्लो करना शुरू किए, तो बढ़ना शुरू किए, इंक्रीज होना शुरू हुए। तो किसी भी सेक्शन से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हैं, इफ इंक्रीजिंग, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है बेटा। करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा, देन करंट इज इंक्रीजिंग। तो यहां से करंट इंक्रीज करना शुरू हुआ। ध्यान देना ऋत्विक, समझ में आ रही बात? करंट इंक्रीज करना शुरू हुआ बेटा, इंक्रीज करना शुरू हुआ। अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि V तुम बढ़ाते जा रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं, सबके सब एनोड पे पहुंच रहे हैं। जितने एक सेकंड में 2000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10,000 निकल रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सबके सब यहाँ पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अब वोल्टेज कितना भी बढ़ा लो, जब इलेक्ट्रॉन जितना इमिट हो रहा है, सबके सब पहुंच रहे हैं, तो करंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। करंट कांस्टेंट हो गया, उसको कहेंगे सैचुरेशन करंट। क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट। समझ में आ रही बात बेटा? नहीं समझ पा रहे हो ऋत्विक? यहां बनाते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? सिचुएशन बेटा देखो बेटा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि हम इसमें ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, इसमें हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं करंट वर्सेस वोल्टेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जब 0 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रही तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ पे। ये समझ में आ रहा सबको? अब क्या, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब वोल्टेज हमने इंक्रीज किया तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर हुआ तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहुँचना शुरू किए, तो इंक्रीज करना शुरू किए। मान लो यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 1 सेकंड में, तो 10 पहुँचा, फिर 100 पहुँचने लग गया, फिर 200 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड पहुँचने लग गया। तो किसी सेक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे हैं बेटा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकेंड इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट क्या हुआ? इंक्रीज किया। तो जब वोल्टेज इंक्रीज किया तो इंक्रीज करना शुरू हुआ। समझ पा रहे हो बात को? अब क्या हुआ कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करना शुरू किया। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर हम कह दें कि इसमें जो निकल रहा है बेटा, यहाँ पे कहें कि 2000 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं, इतना वोल्टेज हमने कर दिया कि 2000 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए 1 सेकंड में। अब हम वोल्टेज अगर हम और 100 वोल्ट लगाया, 2000 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं 1 सेकंड में, हम 200 वोल्ट लगा देंगे तब भी यहाँ पे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ना बेटा। जितने निकल रहे हैं सबके सब 1 सेकंड में पहुंच रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा बोलो? नहीं समझ पा रहे हो? तो अब करंट हो जाएगा कांस्टेंट ऋत्विक, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में उतने कुतने यहां पहुंच रहे हैं। तो अब उससे ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ा भी दें तो करंट नहीं बढ़ेगा। और एक बात देखो कि अब हम वोल्टेज को अगर हम यहां पे कह दिए 0 तब भी करंट यहां फ्लो कर रहा था। अगर हम वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में कर दें, ध्यान देना, इसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में कर दें वोल्टेज को, तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। अब इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं स्विच को, ये पहले कह दें 1 पे था, अब ये स्विच हो गया 2 पे, तो ये डिसकनेक्ट हो गया। और ये वोल्टेज अगर मिनिमम वोल्टेज हम यहाँ पे डेवलप कर दें तो पॉजिटिव इसको कर दिया, निगेटिव इसको कर दिया, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था अगर उसको हम यहाँ पे नहीं पहुँचने दिए, क्यों? क्योंकि अब जब ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, तो नेगेटिव चार्ज पे रिटार्डेशन होगा ना बेटा। इसकी स्पीड v हुई, v स्पीड से निकला, और रिटार्डेशन इस पे फोर्स जो लगा वो E इंटू ई लगा लेफ्टवर्ड, तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिटार्डेशन हुआ लेफ्टवर्ड। अब ये क्या होगा कि यहां तक पहुंचने के पहले इसकी स्पीड 0 अगर हो गई, कौन सी इलेक्ट्रॉन की? जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन भी यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा? 0। उसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं V0 से। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बेटा? V0 से। तो हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन उसको यहां नहीं पहुंचने देना। इसका मतलब इनके बीच मिनिमम पोटेंशियल V0 लगा दें, तो EV0 काइनेटिक एनर्जी, इसका अगर काइनेटिक V है तो क्या कर दिया काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंचने पे? 0। E इंटू V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या हम कहें हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V मैक्सिमम होल स्क्वायर। तो यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल आया निगेटिव। इसका मतलब हुआ कि I की वैल्यू देखो ध्यान से, ये हम कहें कि अगर V कम भी रहेगा तब भी करंट की वैल्यू होगी, लेकिन 0 नहीं होगी। डिक्रीज करते कहां पे 0 हुआ? V0 पे, यहां कहीं पे करंट 0 हुआ। तो V0 को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात बेटा यहां तक? जस्ट अ सेकेंड बेटा, मुझे लग रहा है कि क्लास भी दूसरी भी थी 5। 1 सेकेंड। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय, वी विल मीट टुमारो।